जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस डिज़ायर में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में पढ़ा कि किस राज्य में कितनी सीटें आवंटित की गई है, वर्तमान राज्यसभा की जो वास्तविक संख्या वो कितनी है, कितने नामित सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, कितने निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं, सबसे अधिक राज्यसभा के सदस्यों की संख्या किस राज्य में है, किस यूटी में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, किस यूटी में सबसे कम है, क्या सभी यूटी से राज्यसभा के सदस्य आते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हीं यूटी से राज्यसभा के सदस्य आते हैं जिस यूटी में राज्य विधानसभा होती है। तो आज हम जो है अभी हमने 79 ही पढ़ा, उसके बाद 18 के क्लोज 1 2 3 पढ़े। आज हम पढ़ेंगे क्लोज 4। इस क्लोज में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात कही गई है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किस आधार पर होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो चीज़ हम आज पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में चुनाव की पद्धति की जो दो प्रक्रिया अपनाई गई है, एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे आगे होगा वही विजय होगा। इसका प्रयोग जो है FPPS का जो प्रयोग अधिकांशतः हम प्रत्यक्ष चुनाव में करते हैं, जैसे लोकसभा, जैसे विधानसभा, जैसे पंचायत, नगरपालिका ETC वगैरह वगैरह। दूसरा हमने चुना है PRS प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, समान अनुपातिक पद्धति, जहां पर हम किसके साथ लेते हैं, एकल संक्रमता मतदान के द्वारा। इस प्रक्रिया का प्रयोग अर्थात PRS विद STV का जो प्रयोग है हम अप्रत्यक्ष चुनाव में करते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव उसको कहते हैं जहां पर जनता जो है डायरेक्ट वोट नहीं डालती है, और जहां पर डायरेक्ट वोट डालती है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। इतना आपको पता होगा कि हम वोट कब डालते हैं, किस चुनाव में हम वोट डालते हैं, किस में नहीं डालते हैं। जिसमें हम मतदान नहीं करते हैं वह अप्रत्यक्ष कहलाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, विधान परिषद, ये जो चीज़ें हैं इनको हम इनडायरेक्टली चुनाव में रखते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगर अब यहाँ पर बात करें कि FPPS और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि PRS के साथ जो होता है वो क्या होता है, तो हमने बताया कि हमारे देश में जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, वो दो है। निर्वाचन पद्धति जो है निर्वाचन पद्धति जो है वो दो है। एक है बेटा आपकी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं FPPS। और दूसरी जो है बेटा, हम इसको हिंदी में आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आगे जब भी मैं बोलूँगा तो शॉर्ट फॉर्म में बोल दूंगा, ठीक है बेटा। क्या बोलूँगा कि PRS विद STV, यानी कि हमने जो निर्वाचन की जो पद्धति है, इलेक्टेड सिस्टम जो है, इलेक्शन सिस्टम जो है, निर्वाचित पद्धति, इलेक्टेड सिस्टम, सॉरी, वो दो प्रकार का है, एक FPPS और एक PRS विद STV। और यदि हम इनकी बात करें कि संविधान में इनकी प्रक्रिया के बारे में नहीं लिखा गया है, ठीक है। हमारे दो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, यानी कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जिसे हम बोलते हैं क्या, RPA, और इसको भी हम क्या लिखते हैं, RPA, यानी कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अर्थात जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में हमें FPPS की जानकारी, प्रक्रिया की जानकारी, जबकि
आरपीए अधिनियम 1951 में हमें पीआरएस विद एसटीवी की क्या प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया की जानकारी जो है वो यहाँ पर मिलती है। लेकिन पीआरएस के बारे में जो संविधान में लिखा गया है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर क्या है, वो हमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने क्या बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। तो दो चीज़ें उपयोग होती है। अगर मैं बात करूँ एफपीपीएस की बात, तो बेटा मैं अगली स्लाइड ले ले रहा हूँ, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सेम यही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगली स्लाइड की अगर बात करें हम, तो एक लड़की ने कहा था कि सर वाइट दिखता नहीं है, अब दिखेगा क्योंकि उस दिन जो बैकग्राउंड था वो अलग था और आज जो बैकग्राउंड है वो अलग है, ठीक है। तो एफपीपी का प्रयोग जो है हम प्रत्यक्ष चुनाव में करते हैं, अधिकांशतः, मैं सब नहीं बोल रहा हूं भैया, अधिकांशतः प्रत्यक्ष चुनाव। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, बेटा आप कहां पर वोट देते हो, तो सर हम देते हैं लोकसभा। तो हम जब लोकसभा चुनाव पढ़ेंगे ना, तब हम एफपीपीएस के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं थोड़ा सा ऐसे समझा दूंगा, ठीक है। विधानसभा, भैया आजकल क्या चल रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं अपने यूपी में, हम यूपी के निवासी हैं तो यूपी में भी चुनाव है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंचायत और एक्सटेक ईटीसी, इन सभी में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यानी कि वहाँ पर हम मतदान देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति सबसे आगे आता है, फर्स्ट, जो व्यक्ति सबसे पहले नंबर पर होता है या जिसको सबसे अधिक मत मिलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एफपीपीएस सिस्टम। उसी को हम क्या बोलते हैं, एफपीपीएस। तो आप पता चल गया इनकी जो सबसे पहले आएगा, कि पहले आओ पहले पाओ कि जो प्रणाली है वो यही है एफपीपीएस। ये किस में लिखा गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। जबकि अगर हम बात करें दूसरी ओर किसकी, पीआरएस की, पीआरएस विद एसटीवी, इसका हम उपयोग जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन में करते हैं, जहां पर चुनाव जो है इनडायरेक्ट होता है। और आपको पता है कि इनडायरेक्ट चुनाव भारत में किस किस के होते हैं भाई, एक जो है सबसे ऊपर जो है वो राष्ट्रपति के होते हैं इनडायरेक्ट चुनाव, राष्ट्रपति के छोटे स्तर पर या छोटे भैया जो है वो उपराष्ट्रपति है। उसके बाद हम लिख लेते हैं भैया किसका, राज्यसभा। यानी कि यदि मैं अगर आपको यहाँ पर पीआरएस विद एसटीवी समझा दूँ, तो आपको यहाँ पर समझाने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं होगी। जबकि इसके बाद जब 81 पढ़ेंगे, तो 81 में हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, तब एफपीपीएस को पढ़ लेंगे किस प्रकार प्रक्रिया होती है। तो आज जो है हम ये पढ़ेंगे क्या, पीआरएस विद एसटीवी, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणता मत, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही किसके सदस्यों का निर्वाचन होगा, राज्यसभा के। तो आज जो हम फाइनली अब जो शुरू कर रहे हैं, वो हम शुरू कर रहे हैं अनुच्छेद 80। केवल वो अनुच्छेद 80 पूछेगा, या फिर अनुच्छेद 80 की धारा कौन सा बेटा, अगर थोड़ा पेपर हार्ड बनाना हो क्या होगा, 80(4). तो बेटा इसमें जो है वो राज्यसभा का क्या होता है, निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन। तो संविधान की धारा 80(4) में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है क्या, कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, निर्वाचन जो है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, भाई अंडरलाइन करना है, निर्वाचित सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत
के द्वारा होगा। तो अब आपको ये समझने की जरूरत है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, द्वारा होगा, कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है या राज्यसभा का जो निर्वाचन है वो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो भैया प्रत्येक राज्य की विधानसभा निर्वाचित सदस्य कौन होंगे? विधायक। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणता मत के द्वारा होगा। ये संविधान के अनुच्छेद 84 में लिखा गया है। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, इसको संविधान में नहीं लिखा गया है। अब यहां पर आपको दो चीज याद रखनी, क्योंकि विधानसभा में नामित सदस्य भी होते हैं और निर्वाचित भी। तो ऑप्शन में अगर नामित और निर्वाचित दोनों आए और ऑप्शन में एक नामित भी हो और एक निर्वाचित भी हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपका आंसर क्या होगा? निर्वाचित सदस्य। मैं एक एमसीक्यू यहीं पे बना दूंगा अगली स्लाइड में। इतनी चीज अगर आपको समझ में आएंगी तो हम आगे बढ़ लेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि अनुपातिक पीआरएस विद एसटीवी से होगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा यानी कि विधायक द्वारा होगा। लेकिन यहां पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा, तो यहां पर केवल राज्य की बात नहीं हो रही। राज्य की परिभाषा वही है जो संविधान के अनुच्छेद 12 तथा 36 में है। संविधान के अनुच्छेद 12 तथा 36 में बहुत बार बोल चुका हूं कि राज्य की जब हम बात करते हैं तो राज्य में आपकी यूटी भी आती है यदि हम अनुच्छेद 12 और 36 को लेकर चलते हैं। तो विधानसभा किन किन यूटी में है? तो दिल्ली में भी है, जम्मू कश्मीर में, पुडुचेरी। तो इन तीनों विधानसभा के विधायक मत देंगे और जितने भी 28 राज्य बचे उनके विधायक भी मत देते हैं। तो मत देने की प्रक्रिया जो होती है वो पीआरएस विद एसटीवी कहलाती है। इतनी अगर आपको पता चला होगा तो हम आपको आगे बढ़कर चलेंगे कि क्या प्रक्रिया होती है। कि पहले तो ये देखेंगे अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या है, दूसरा कि संक्रमण किस प्रकार होता है वोट का, वो भी देखेंगे। तो अगर मैं अगली बात कहूं, इसको समझ में आ गया होगा, स्पष्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एमसीक्यू अगर मैं यहां पर बना दूं, लिखना है, एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। एमसीक्यू क्या है? निम्नलिखित राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ए, बी, सी, डी। विधानसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा विधानसभा के मनोनीत तथा निर्वाचित सदस्यों द्वारा अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो मुझे पता आराम से कर दोगे इसका आंसर क्या है। ये मैं कंफ्यूजन, ठीक है। अगर मैंने अंडरलाइन निर्वाचित इसलिए करवाया क्योंकि विधानसभा में मनोनीत तथा निर्वाचित सदस्य होते, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, तो कुछ बच्चे लगा सकते हैं भाई सी लगाएंगे, मैक्सिमम वाले सी लगाएंगे। लेकिन यहां पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी, निर्वाचित की, तो आंसर इसका केवल और केवल क्या होगा, बी होगा। संविधान में तो ये लिख दिया गया ना कि इससे होगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी उसको अगर हम समझें तो बेटा आरपीआई एक्ट में, ठीक है, एक मिनट में यहां देखो बच्चों, ठीक है, जन
प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है, कि जो PRS विध STV है, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अगर बेटा मैं बात करूं PRS विद STV की, तो यहां पर जो चुनाव है 2 प्रकार का होता है, एक खुला मतदान होता है और एक होता है गुप्त मतदान, ठीक है, एक खुला मतदान होता है और एक होता है गुप्त मतदान। तो वर्ष 2003 में, ध्यान रखना, ये ईयर भी याद रखना बच्चों, वर्ष 2003 में RPA एक्ट में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव है अब ओपन वोट से होगा, यानी कि इनका जो मतदान होगा वो कैसा होगा, खुला मतदान होगा। इसका मतलब 2003 से पहले जो मतदान था वो कैसा था, गुप्त मतदान होता था। अब खुला मतदान और गुप्त मतदान में अंतर क्या है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, उसको समझेंगे, केवल 2 चीज बतानी है उसमें, ठीक है। और अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा 2003 में संशोधन क्या हुआ, इसको मैं लिखूंगा नहीं, को लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं बोल देता हूं कि वर्ष 2003 से पहले कि राज्यसभा में जो सदस्य होंगे वो उसी राज्य के ही आएंगे जिस राज्य से वो बिलोंग करते हैं। जैसे अगर यूपी में जो सदस्य 31 हैं तो 31 के जो 31 सदस्य हैं वो यूपी के ही स्टेट से जाएंगे, किसी अदर स्टेट से नहीं जाएंगे। समझ में नहीं आया तो समझो कि जैसे इससे पहले क्या था कि कोई व्यक्ति यदि राज्यसभा में जाना चाहता है तो 31 की जो 31 सीट है वो कहां से जाएगी, यूपी के ही जाएगी। और कौन जाएगा, यूपी का ही कौन जाएगा, मतदाता ही बोलेंगे जिसका मत हो, ठीक है भाई, व्यक्ति तो कोई भी जा सकता है लेकिन वही जाएगा जिसका क्या हो, मत हो। यानी कि वही जाएगा जो वो जिस स्टेट से क्या करता हो, जो जिस स्टेट से क्या करता हो, बिलोंग करता हो, क्या करता हो, बिलोंग करता हो। कहने का मतलब क्या है, समझो कि पहले क्या था कि जो 31 सदस्य हैं वो यूपी के ही राज्य के होने चाहिए, यानी कि जो भी सांसद राज्यसभा में जाएगा वो यूपी का ही होना चाहिए। ये कहानी थी वर्ष 2003 में, 2003 से पहले। 2003 के बाद संशोधन किया गया और ये कहा गया कि राज्यसभा में किसी अदर स्टेट का व्यक्ति भी, किसी अदर स्टेट का व्यक्ति नहीं, नागरिक भी दूसरे राज्य से चुनकर आ सकता है। जैसे मान लो यूपी में 31 सीट है तो 31 जो सांसद है यूपी के वो जरूरी नहीं कि यूपी से ही हो, एक आध सांसद को हम किसी अदर स्टेट से भी ला सकते हैं। वो एमपी का भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ का भी हो सकता है, झारखंड का भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति तो इस स्टेट का होगा, लेकिन जो सीटें काउंट होगी वो किसकी होगी, यूपी की। कि पहले व्यक्ति भी यूपी का ही होना चाहिए था, किसी अदर स्टेट का नहीं होगा। अब जो है यूपी की 31 सीटें भरी जानी है वो भारत के किसी भी राज्य का हो सकता है, यूपी का नहीं, किसी भी राज्य का, यूपी का भी होगा और किसी भी राज्य का भी हो सकता है। यह संशोधन वर्ष 2003 में किया, लेकिन कि वो किसी भी राज्य का हो सकता है, लेकिन मतदाता सूची में उसका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। भाई अगर कोई व्यक्ति नागरिक भारत का सांसद बनना चाहता तो पहली बार तो वो क्या होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए, ठीक है। जब तक वो मतदाता नहीं होगा चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा, वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए। तो वही व्यक्ति जो राज्यसभा में किसी भी अदर स्टेट का व्यक्ति आ सकता है यदि उसकी मतदाता सूची में उसका क्या हो, नाम हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो समझ लिए, इतना समझो कि पहले जो है राज्यसभा में केवल एक ही राज्य, जिस राज्य में सीटें हैं, जिस राज्य की सीटें हैं उसी राज्य का नागरिक ही जा सकता है या उसी राज्य का व्यक्ति ही जा सकता है, मतदाता जा सकता है। अब जो है किसी अदर राज्य का भी मतदाता जा सकता है, वो एमपी का भी हो सकता है, वो छत्तीसगढ़ का भी हो सकता है, यूपी का भी हो सकता है, हर स्टेट का जा सकता है। पहले नहीं था। ये दोनों संशोधन जो है वो वर्ष 2003 में किए गए, किसमें, आरपीआई अधिनियम 1951। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैं देखता हूँ कि जो भाई प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या तो हम में अभी भी कुछ कमी है या फिर आप
हमारी बातों को सीरियस नहीं लेना चाह रहे हो। देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि हम सिलेक्शन हो जाए हमारा, तो तैयारी जो है लगभग 6 महीने पहले ही कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर आप केवल यही समझते हो कि आज फॉर्म आ जाए और हम कल से तैयारी कर दें और कुछ भी अलग कोई भी कोचिंग सेंटर हो और 1.5 महीने में हमारा सिलेबस करवा दें, तो वो आपकी एक क्या मिथ्यक सोच है। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। किसी भी चीज़ को अगर हमें हासिल करना है तो कम से कम 6 महीने 1 साल तो देना ही होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा। कि मकान तभी टिकाऊ रहता है यदि उसकी नींव क्या हो, मजबूत हो। अगर नींव मजबूत नहीं है तो वो मकान ढह जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को देखिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि बेहतर पढ़ा रहा है तो कमेंट तो करिए कम से कम। बस गिने चुने कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, उसमें कुछ डाउट हो तो भी बताइए। मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ, बस एक लड़की ने जवाब दिया, शिवानी चौहान या राजपूत ने। उन्होंने गठन नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि पहली बैठक कब हुई, 13 मई 1952 को। जबकि मैंने पूछा कि राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ, तो अगर मैं गठन की बात कर रहा हूँ तो गठन बताइए, बैठक की बात करूँगा तो बैठक बताइए। गठन जब हुआ वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ। तो कुछ बच्चे आजकल हमें हिमांशु प्रजापति तो दिखाई दे ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर, शायद हमारी पढ़ाई उनको समझ में नहीं आ रही। भाई वो उनकी इच्छा है। अब हम पढ़ेंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली होती क्या है, ठीक है, क्या सिस्टम है उसका। तो अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का जो सिस्टम है, यानी कि वोट जो होता है, एक मत का जो मूल्य है, एक मत का जो मूल्य है वो होता कैसा है, चुनाव। ये प्रक्रिया आरपीआई में लिखी गई है, संविधान में प्रक्रिया नहीं है। लेकिन हाँ इतना कहा कि जो चुनाव होगा वो पीआरएस विद एसटीवी से होगा। उसका फॉर्मूला क्या है, कुल वेद मत बटे रिक्त स्थानों की संख्या, रिक्त स्थानों की संख्या +1 और +1। ये फॉर्मूला है इसका। यानी कि हर एक विधायक का, चाहे वो किसी भी पार्टी का ही क्यों ना हो, उनका जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है वो इक्वल होगा, इक्वल होगा, अलग अलग नहीं होगा। अब इसको अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, रिक्त स्थान भाई किसी स्टेट में 31 भी हो सकते हैं। जैसे यूपी में 31 सीटें हैं तो 31 रिक्त स्थान खाली होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि 31 ही खाली हो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि यूपी के कुछ 31 तो थे और 31 में से 1/3 सदस्य जब निकलते हैं राज्य विधानसभा, यूपी के भी कुछ निकले होंगे, तो मान के चलो फिर रिक्त स्थान कितने बच गए, मान लो 5 निकल गए, तो रिक्त स्थान कितने बचे, 26। मैं उसको बताऊंगा कि कैसे चुनाव होता है, किस प्रकार वोट आते हैं, कैसे चुने जाते हैं। यदि एक सीट खाली तो उसका क्या है, कुल वेदमत बटे रिक्त स्थानों की संख्या +1 यहां पर मैं अगर सिंपल बात कर लूं किसकी, यूपी की। भाई हम उत्तर प्रदेश के निवासी तो यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में जो है कुल सीटों की जो संख्या राज्यसभा में वो कितनी है, 31, इतनी है ना। और 31 में से एक जो सदस्य है वो 31 राज्यसभा में, लेकिन एक सदस्य जो है वो क्या हो गया, 2 वर्ष बाद यहां से निकल गया, क्योंकि उसका जो कार्यकाल था वो कितना हो गया, 6 वर्ष। क्योंकि राज्यसभा से प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो अब जो यूपी में जो यूपी की जो सीटें हैं राज्यसभा में कितनी है, 30, जबकि होनी कितनी चाहिए, 31। यानी कि कितने रिक्त स्थान खाली है, कितने रिक्त स्थान खाली है, तो सर रिक्त स्थान जो खाली है वो कितना है, केवल और केवल 1। कितने रिक्त स्थान खाली है, 1। अब इतना आपको पता चला। और यूपी में यदि हम बात करें विधानसभा की, यूपी में यदि हम बात करें विधानसभा सीटों की, तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, 403। यूपी में विधानसभा की जो सीटें 403, यानी कि विधायक कितने होंगे, विधायक कितने होंगे, 403। और 403 विधायकों के जो मत होंगे वो कैसे होंगे, वेद मत। यानी कि यूपी में जो कुल वेद मत हैं,
कुल वेद मत जो है वो कितने हैं, 403 है। यानी कि जितने विधायक उतने वेद मत, जितने विधायक उतने वेद मत, या जितनी सीटें उतने वेद मत। तो यूपी में 403 सीटें हैं, तो इसलिए वेद मत भी कितने हैं, 403। अगर अब हम यहां पर समझने की कोशिश करें फॉर्मूले के अनुसार, तो फॉर्मूला क्या था, कुल वेद मत बटे रिक्त स्थानों की संख्या प्लस 1 और प्लस 1। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब यहां पर समझो, मैंने अभी बताया कि कुल वेद मत कितने हैं यहां पर बच्चों, कि सर आपने बताया कि यूपी में जो कुल वेद मत है वो कितने हैं, 403। बेटा कितनी सीटें खाली थी, रिक्त स्थान 31 थी, एक निकल गया, कितने बचे थे, ओ सॉरी 31 थी, एक निकल गया, तो कितने बचे थे, 30 सीटें हैं राज्यसभा। लेकिन रिक्त स्थान कितने खाली राज्यसभा में, एक प्लस 1 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 403/2 प्लस 1। तो बेटा 2 दूनी 4, 20 दूनी 40, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10 प्लस 1। तो बेटा मैं मान के चलता हूं कि जो वेद एक वोट का जो मूल्य है, एक वोट का जो मूल्य है वो बेटा मैं 200 ले रहा हूं, 202 ले सकता हूं, ठीक है, 202 पॉइंट कितना है, 5। लेकिन मैं लगभग मान के चल रहा हूं, कितनी ले रहा हूं मैं, 202 ले सकता हूं, ठीक है, फिलहाल 202 ही ले रहा है, पॉइंटों की बात ही नहीं कर रहा, या 202 ले लो या 203। यानी कि हर एक विधायक का जो मत है, यानी कि हर एक पार्टी के लिए जो प्रतिनिधित्व समान होगा वो कितना होगा, 202। कितना होगा, 202। अनुपात जो है सीटों का वो कैसे रखा जाता है वो भी बताएंगे, लेकिन यहां समझो कि प्रत्येक विधायक के जो मत का मूल्य है वो कितना है, 202। सॉरी, प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य नहीं, कि जो अनुपात निश्चित किया गया वो कितना किया गया, 202। कि जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को 202 सीट का बहुमत मिल जाएगा उसका जो सदस्य वो कहां पहुंच जाएगा, राज्यसभा में। कहां पहुंच जाएगा, राज्यसभा में। अब समझने की कोशिश कीजिए कि आपने देखा होगा, अब यहां पर थोड़ा सा मंत्र समझा रहे हैं कि चुनाव में बहुत सारी पार्टी खड़ी होती है, मान के चलो कि ए बी सी और डी ले ली हमने, 4 पार्टी, ई भी ले लो, एफ भी ले लो, जी भी ले लो। जब हम बात करते हैं लोकसभा की, जब आप चुनाव की बात करते हो, आप वोट किसको देते हो, पार्टी को देते हो या प्रत्याशी को? तो सर हम तो प्रत्याशी को देते हैं, बिल्कुल सही, हम सभी प्रत्याशी को देते हैं। केवल एक वोट जाता है केवल और केवल एक पार्टी को या एक प्रत्याशी को। लेकिन जहां अनुपातिक की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व की, तो जो वोट जो है वो हर एक पार्टी को दिया जाएगा। ए को भी देगा, वो बी को भी देगा, सी को भी देगा और डी को। ए बी सी चारों पार्टी के वोट दिए जाएंगे, लेकिन वोट देते समय वो सबको क्या देगा, वरीयता देगा। क्या देगा कि किसी पार्टी को पहली वरीयता दे दी, किसी को दूसरी, किसी को तीसरी और किसी को कौन सी दी, चौथी। सबको ही वोट देगा, लेकिन सबको वरीयता वो अलग अलग देगा। यानी कि जो पहले नंबर पर उसे पसंद होगा, जैसे 4 हीरोइन हैं, 4 एक्ट्रेस है और चारों एक्ट्रेस पे पोल कर दिए जाए तो सबका जो वरीयता वो सब अलग अलग देंगे। भाई हो सकता है आलिया भट्ट को पहली दे दे, कैटरीना कैफ को दूसरी दे दे, ठीक है, कृति सेनन को तीसरी दे, और भी जो हीरोइन है उनको चौथी दे दे। तो हर एक वोट जो है, हर एक जो व्यक्ति वो सबको अलग अलग वरीयता देगा, यही तो होगा। इसी प्रकार वो हर एक पार्टी को अलग अलग वरीयता देगा, किसी को 1 2 3, किसी को 2 3 1 4, सबको अलग अलग देगा। यानी कि पीआरएस विद एसटीवी में जो वोट है वो केवल और केवल पार्टी को दिया जाता है, और पार्टी को, हर एक पार्टी को दिया जाएगा, जबकि एफपीपीएस में केवल और केवल प्रत्याशी को दिया जाता है। अगर अब यहां पर हम बात कर लें, भाई कुल वेद जो मत है, कुल वेद मत कितने आए थे बच्चों, 403। कुल वेद मत कितने आए थे, 403। और जो कोई भी 202 सीटें ले जाएगा, 202 मत पालेगा, वो क्या हो जाएगा, विजयी होगा। अब मान के चलो वोट डले, हम पहली वरीयता काउंट कर रहे हैं अभी, ठीक है, सिंपल। 2 तरीके होते हैं कंफ्यूज वाले, पहले सिंपल समझ रहे हैं कि मान के चलो भाई ए पार्टी को मिल गए 203 वोट, बी को मिल गए 101 वोट, इसको मिल गए कितने, 50। तो कितने हो गए बेटा, 304, 354, 48 और 5
तो हम बच्चों अब क्या दे रहे हैं, वोट दे दिए। हमने मान लिया कि ए को 203 मिले, बी को 101 मिला, सी को 50 मिले और डी को 49। तो कुल वेद कितने हो गए, 403 थे, 403 के 3 हो गए। अब हमें क्या चाहिए कि जिसको ये वोट मिल जाए 202, तो उसकी जो सीट है वो कहाँ चली जाएगी, राज्यसभा में। रिक्त स्थान यूपी में कितने खाली हैं, एक। यूपी में कितने खाली, एक। तो एक जो सीट है वो कहाँ चली जाएगी और किस पार्टी की जाएगी, भाई यहीं पर तो चाहिए, एक ही तो चाहिए बहुमत, भाई एक सीट चाहिए, बहुमत कितना चाहिए, 202 का। तो भाई 202 से ऊपर 202 या 203 वोट किसको मिले, केवल एक को। तो जो सदस्य जाएगा वो किस पार्टी जाएगा, ए का जाएगा, बी सी डी का सदस्य नहीं जाएगा, क्योंकि उनका जो अनुपात है क्या है, अलग है, अलग है, नहीं है, 202 से क्या है, कम है। तो ये तो एक सिंपल बात थी, आराम से हो गया। लेकिन कंडीशन ये बन जाए, कंडीशन क्या हो, अब संक्रमण कैसे होता है वो समझा रहा है, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसमें संक्रमण की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी भी जो पार्टी है वो पार्टी कितनी है, 4, ए बी सी डी, ए बी सी डी। और मान के चलो कि ए को जो वोट मिले वो मिले 190, बी को जो वोट मिले वो 150, तो कितने हो गए, 340। इसको जो वोट मिले, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया, बहुमत लेना, ठीक है, थोड़ा इसको कम कर रहे हैं। इसको कितने मिल गए, 100, कितने हो गए, 290। इसको मान के चलो कितने मिल गए, 50। इसको मान के चलो, भाई देखना पड़ता है भाई, इसको कितने मिल गए, 80। कितने मिल गए, 80। तो बेटा कितने हो गए, 370। कितने हो गए, 370। और 33 जो वोट है वो किसको मिल गए, डी को, 403 हो गए। अब क्या यहां पर, क्योंकि हमें बहुमत जो चाहिए, अनुपात जो चाहिए एक सीट का, वो कितना चाहिए, 202, कि जिसको 203 202 वोट मिले वो पहुंच जाएगा, विजयी हो जाएगा। तो क्या यहां पर किसी पार्टी को 202 मिले, नहीं सर। यानी कि ये जो वोट थे वो कौन सी वरीयता के थे, पहली वरीयता। और पहली वरीयता में किसी को कोई स्पष्ट बहुमत जो है 202 सीटों का नहीं मिला है, इसलिए अभी तक कोई भी सीट नहीं गई। और जब नहीं जाती है तो ऐसी कंडीशन में, जब ये कंडीशन बन जाए, तब हम वोट लेते हैं सेकंड वरीयता के। कौन सी वरीयता चेक करेंगे, द्वितीय वरीयता। तो अभी मैंने बताया था कि जो हर एक पार्टी का सदस्य वो सबको वोट देगा, वो सबको वोट देगा ही देगा। ये क्या है, अनुपातिक पद्धति प्रणाली। तो ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी और डी पार्टी। तो भाई इनको जो पहली वरीयता से जो वोट मिले वो 190, 100 और 80 मिल गए। अब जब सेकंड वरीयता हम काउंट करते हैं तो बेटा इसमें करते क्या है, अब ये बताओ कि ए को वरीयता, कुछ सबने ऐसी वरीयता मिल गई, ठीक है। अब बी ने, जब बी वोट डालने गया होगा तो उसने ए को भी वोट दिए होंगे, सी को भी दिए होंगे, डी को भी दिए होंगे, 3 ही वरीयता बन रही। तो उसने जो सेकंड वरीयता के वोट होंगे, कि हो सकता है कुछ मतदाता ऐसे उसने बी, ए को सेकंड वरीयता के वोट दिए हों, कुछ वोट बी को भी दिए होंगे सेकंड वरीयता के, कुछ वोट सी को भी दिए होंगे, ऐसा ही तो होगा, कुछ वोट डी को ही मिले होंगे। सेकंड वरीयता तो यही होती है, हर एक पार्टी का सदस्य हर एक को देगा। तो पहली वरीयता में तो किसी को सीट नहीं मिली। जब दूसरी वरीयता की हमने बात की तो दूसरी वरीयता में हम करते क्या है कि हर एक पार्टी का सदस्य सबको वोट देगा। तो ए बी सी डी ने सबको एक दूसरे को दूसरी वरीयता भी दी होगी, कभी कभी तीसरी भी देंगे, वो भी देखेंगे। जब हम सेकंड वरीयता काउंट करते हैं तो पहली वरीयता के जो वोट जिस पार्टी को सबसे कम मिलते हैं, तो सबसे कम कितने हैं, डी के 33। तो सेकंड वरीयता में तो हमने काट ही दिया भाई, तो सेकंड वरीयता में हम करते क्या है, जो सबसे कम पार्टी के जो वोट है उसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। और ये 33 जो वोट, यानी कि डी ने द्वितीय वरीयता ए बी सी को दी होगी, नहीं दी होगी, दी होगी। ये 33 जो वोट है इन सब में क्या कर देंगे, बांट देंगे। इन सब में क्या कर देंगे, बांट देंगे। और मान के चलो भाई
इस प्रकार बांट दिया कि बी ए को जो उसने वो है वो 15 वोट दिए हो, बी को जो उसने 10 वोट दिए हो, और डी को कितने दिए हो, सी को कितने दिए हो 8। और जब हम यहाँ पर इसको जोड़े तो कितने हो जाएगा बेटा 205, 110 और 88। लेकिन हमें बहुमत के लिए सीट कितनी चाहिए 202। क्या सेकंड वरीयता में मिले किसी को? हाँ सर 205, यानी कि सीट किस में पहुंच गई, पहली पार्टी। चलिए यही होती है सेकंड वरीयता और यही होता है संक्रमण, यानी कि हर एक पार्टी का वोट हर एक दल में क्या होगा संक्रमित हो जाएगा। तो अनुपातिक भी पता चल गया और संक्रमण कैसा है भाई, हर पार्टी का वोट जो है सब में बढ़ गया, नहीं संक्रमण कर दिया, सब में डाल दिया। तो ऐसी ये होती है बेटा पहली वरीयता, ये होती है बेटा दूसरी वरीयता। मुझे उम्मीद होगी आपको ये चीज समझ में आ गई। जब रिक्त स्थान बेटा कितने खाली हो, एक, ठीक है। अगर बेटा मान के चलो रिक्त स्थान खाली हो एक से अधिक, क्योंकि यूपी की बात अभी कर लेंगे, ठीक है। जब रिक्त स्थान जो है एक से अधिक खाली हो तो बेटा फॉर्मूला वही रहेगा, बस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज क्या हो जाएगा, कुल वेधमत बटे रिक्त स्थानों की संख्या +1 और +1। अब मैं कोई बड़ी नहीं ले रहा हूं, विधान छोड़ ऐसी ले रहा हूं। मान लो दिल्ली में ले लिया मैंने, ठीक है। और दिल्ली से राज्यसभा में बेटा कितनी सीटें जाती हैं 3, और 3 की 3 सीटें राज्यसभा में क्या है दिल्ली की खाली है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान कितने हो गए 3, ठीक है। चलो भाई, तो सर आपने एक चीज तो बताई कि रिक्त स्थान कितने हो गए 3 + 1 + 1। तो सर 1 और 3 में अंतर तो अभी हुआ ही नहीं, कुछ होगा बेटा। अब यहाँ कितने से गुणा कर देंगे, केवल और केवल 100 से और गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा कुल वेधमत दिल्ली में कितने विधायक हैं, तो आपको पता है दिल्ली में जो विधायकों की संख्या वो कितनी है 70। तो 70 × 100 तो बेटा कितना आ जाएगा 7000 बटे 4 + 1 बराबर 1750 + 1 यानी कि 1751। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस किसी भी पार्टी को कुल बहुमत कुल वेधमत कितने हैं 7000 है ना, 7000 में से 751 मिल गए, 751 मिल गए, उसकी सीट कहां चली जाएगी राज्यसभा में। इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं? सर क्लियर हो गई। तो बच्चा अब समझो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, 751 कुल वेधमत है भाई, वेधमत कितने हैं कुल 7000, और कितने का अनुपात चाहिए प्रत्येक के लिए सीट पे, इक्वल अनुपात है ना 751। तो बेटा पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन इसमें ही बता देंगे, ठीक है। मान के चलो बच्चों कि ए को जो वोट है वो कितने मिल गए 4000, बी को जो वोट मिल गए वो कितने मिल गए 1800, सी को जो वोट मिल गए वो 1000 मिल गए, और डी को जो वोट मिले वो कितने मिल गए 200। कुल वेधमत कितने हो गए 7000। यही तो है प्रक्रिया। अब यहां पर देखो कि ए कितनी सीटें ले जा सकता है भाई, अनुपात क्या है 1751 का अनुपात रखा गया ना निश्चित। तो बेटा यहां पर अगर 1751 का अनुपात ले तो कितने अनुपात आ जाएंगे, यहां 2 आएंगे। यानी कि ए पार्टी की जो सांसद है वो राज्यसभा में कितने जाएंगे 2, और बेटा 1 अनुपात यहां पर बन रहा है, यानी कि ए से कितने चले गए 2 चले गए, और बी से कितने चले गए 1 चला गया, 3 के 3 विधायक चले गए, सी डी का कोई भी सांसद पार्टी से नहीं गया। ये कंडीशन हुई पहली। ये तो पहले सिंपल थी। अब मान के चलो कंडीशन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, कंडीशन में थोड़ा सा हम क्या कर दें बेटा चेंज कर ले। अब क्या ए बी सी डी इसको मिल गए हो, चलो 3000 ले, इसको कितने मिल गए हो 3000, इसको कितने मिल गए हो 2000, इसको कितने मिल गए हो 1200, और इसको कितने मिल गए हो 800, इसको कितने मिल गए हो 800। या थोड़ा सा कम करे ले रहे हैं, ठीक है बेटा
थोड़ा सा कम कर ले हैं फिर दिक्कत नहीं होगी, संख्या थोड़ी कम कर देते हैं। इसको मान के चलो मिल गए हैं 1600, इसको कितने मिल गए 1600, इसको हमने थोड़ा बढ़ा दिया, चलो इसको देखते हैं, इक्वल वेद मत रखने ना यहाँ पर, इसको हमने दे दिए 1300, तो बेटा कितने हो गए 5,5900, और नीचे वाले को हमने 800 ना देकर इसकी बेचारे की थोड़ी डिमांड बढ़ा दें और इसको कितने मिल गए हैं 1100। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि सर अभी तक तो अनुपात की अगर बात करें तो केवल एक अनुपात ही बन पा रहा है 1751 का, यानी कि पहली वरीयता की अगर हम वोट गिने तो केवल ए पार्टी का ही एक सांसद जा रहा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब स्पष्ट बहुमत ना मिले, तो हम क्या करेंगे सेकंड वरीयता के वोट गिनेंगे, और सेकंड वरीयता में वोट जब गिनते हैं तो सबसे कम पार्टी के वोट को क्या कर देंगे खत्म कर देंगे, और इसके वोट को संक्रमित करेंगे, हर एक पार्टी को क्या देंगे दे देंगे। तो हर एक पार्टी को जब दिए तो पहली वरीयता के इनको 3000 मिले, इसको कितने मिले 1600, इसको कितने मिले 1300, और 1100 वोट को हमने बांट दिया इस प्रकार की 400 ले गया, 300 इसको मिल गए और 400 इसको मिल गए। तो जब इसको हमने बांट दिया, दिख रहा है ठीक है, अब जब इनको हमने बांट दिया तो बेटा अब क्या बन जाएगी संख्या, तो बच्चों अब संख्या जो बनी, बेटा मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं ठीक है, यहां पर कितनी हो गई 3400, कितनी हो गई 3400, या थोड़ा चलो सही कर लेते हैं, थोड़ी संख्या में चेंज कर लेते हैं, फिर आप कहोगे सर ऐसा, बेटा केवल हम अनुमान लगा रहे हैं ठीक है। कितने मिल गए इसको 500, इसको कितने मिल गए 300, अब ठीक है, अब सही है। तो बेटा यहां पर संख्या कितनी हो जाएगी 3500, ये बेटा कितना हो गया 1900, और यहाँ पर कितने हो गए 1600, और बेटा अनुपात कितना चाहिए एक सीट पर 1751 का, यहाँ पर कितने अनुपात बन जाएंगे 2, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 1, और यहाँ पर कुछ बनेगा नहीं। तो ये होती है बेटा सेकंड वरीयता। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको अब ये चीज़ स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई हो तो उसको रिपीट करें, बार बार देखें। तो हमने 84 में ये पढ़ा कि राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव है वो PRS विद STV के द्वारा होता है। इसके बारे में तो संविधान में लिखा गया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया की जो जानकारी है वो RP अधिनियम 1991 RP अधिनियम 1951 में देखने को मिलती है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट कर दे कि हाँ सर ये चीज़ हमें आज समझ में आ चुकी है। अब बेटा लास्ट चीज चलते हैं, क्योंकि आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। मेरा समझाने का उद्देश्य केवल यही था आज। तो बेटा यहां पर मतदान की प्रक्रिया दूसरी हमने कैसी बताई, खुला मतदान। मतदान कैसा होता है बेटा ओपन। तो ओपन और गुप्त में अंतर क्या है, तो बेटा आपको पता होगा कि हर एक पार्टी अपना एक सचेतक जारी करती है, विप जारी करती है, ठीक है। तो हर राज्यसभा के संसद, हर राज्य में हर पार्टी का एक ना एक विधायक तो होगा। तो विधायक से कहती है आपको हमारे विप के अकॉर्डिंग, यानी कि मैंने कहा कि ए को बीजेपी को पहली वरीयता देनी है तो पहली दोगे, दूसरी देनी तो दूसरी दोगे, तीसरी दोगे तो तीसरी दोगे, चौथी कहूँ तो चौथी देनी ही पड़ेगी। अगर वो विप का पालन नहीं करेगा तो उस पर दल बदल कानून लग जाएगा और वो क्या हो जाएगा, निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो खुला मतदान में क्या होता है कि जब भी राज्यसभा का चुनाव होगा तो राज्यसभा यानी कि जो पार्टी होगी, राज्यसभा में हर पार्टी होगी, तो पार्टी जो है अपना एक एजेंट नियुक्त करती है। कि मान लो कि ए पार्टी ने अपना एजेंट किसको घोषित कर दिया, हिमांशु को। तो ए पार्टी के जितने भी विधायक होंगे किस पार्टी को कौन सी वरीयता दी, इसकी जानकारी किसको देंगे, हिमांशु को देंगे। किसको देंगे, हिमांशु को। इसी को बोलते हैं खुला मतदान। जबकि राष्ट्रपति में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जाती, इसलिए उसको बोलते हैं गुप्त मतदान।
80 आज कंप्लीट हुआ, थोड़ी क्लास लंबी हुई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर आपको हमारी क्लास यूं ही पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों से कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप खुद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को क्या करें, अधिक से अधिक मात्रा में सभी लोगों पर पहुंचाएं, उसको बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो फिर भी दोबारा देखें, तिबारा देखें। अगर ना समझ में आए तो हमारे पास क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी हमें आपको बोलना है। तब तक के लिए अब हम चलते हैं। आप सही से पढ़ें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। और आप अपने उद्देश्य की ओर यूं ही अग्रसर रहें और आप जल्द से जल्द किसी सरकारी पद पर पहुंच जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।